हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डेली करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आज हम डिस्कस करेंगे 17 एंड 18 अगस्त 2020 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। और इस सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी करंट अफेयर डिस्कशन। नंबर फर्स्ट इज चैनलाइजेशन ऑफ रिवर, नदियों और खड्डों का तटीयकरण। तो हिमाचल प्रदेश की नदियों और खड्डों का तटीयकरण किया जाएगा। अगर हम डिस्कस करें कि कौन कौन सी नदियां हैं और कौन कौन सी खड्डे हैं जिनका तटीयकरण किया जाएगा। नंबर फर्स्ट है पब्बर नदी, जिसके तटीयकरण के लिए 190 करोड़ रुपए का खर्च बजट रखा गया है। नंबर सेकंड है यमुना नदी, जिसके लिए 250 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। नंबर थर्ड है कांगड़ा की नकेर खड्ड, जिसके तटीयकरण के लिए 231 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। नंबर फोर्थ है मंडी की सीर खड्ड, जिसके लिए 160 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। एंड नंबर फिफ्थ है मंडी की सकरैन खड्ड, जिसके लिए 145 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। और उसके साथ ही जो हमारा रेणुका बांध है उसकी डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। तो उसके लिए 6,946.99 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर हम डिस्कस करें नदियों की चैनलाइजेशन के बारे में, इनके तटीयकरण के बारे में, तो क्यों की जाती है और कैसे की जाती है। तो जो भी नदियां हैं उनकी विड्थ इंक्रीज की जाती है और उसके साथ ही डेप्थ भी इंक्रीज की जाती है। और इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि विड्थ और डेप्थ इंक्रीज करने से जो नदियां हैं उनकी जो वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जो इनका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। और इसका फ़ायदा हमें तब मिलता है जब कभी भी बाढ़ आती है या फिर बाढ़ आने के आसार हैं, उस समय हमें इसका फ़ायदा मिलता है। और ये जो नदियां हैं इनकी चैनलाइजेशन करने से इनके अंदर ज़्यादा पानी स्टोर होता है और ज़्यादा पानी स्टोरेज होने की वजह से जो बाढ़ का प्रभाव है वो नदियों के किनारों पे और जो आसपास का हैबिटेट है वहाँ पे नहीं पड़ता। इसीलिए नदियों और खड्डों की चैनलाइजेशन की जाती है। और इसके साथ साथ ही जो नदियां हैं उनका स्ट्रीम जो फ्लो है वो एक यूनिफॉर्म फ्लो हो जाता होता है, एक संतुलित फ्लो बनता है। इसीलिए नदियों और खड्डों की चैनलाइजेशन की जाती है, तटीकरण किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये नेचुरल रिवर का फ्लो है, नेचुरली जो रिवर आ रही है। और इन केस अगर इस नेचुरल फ्लोइंग रिवर में जब बाढ़ आएगी, फ्लड आएंगे, तो जो भी आसपास का हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है, इकोलॉजिकल इकोसिस्टम है, और जो भी अगर विलेज है बैंक्स में, किनारों पे इनके, तो उन्हें काफ़ी डैमेज होगा, डैमेज टू प्रोन होंगे, नुकसान हो सकता है। और सेकंड आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे इस रिवर की चैनलाइजेशन की है तो यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रीम फ्लो है। और जो भी इसका आसपास का हैबिटेट है, डाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम है, और जो विलेज वगैरह कुछ भी हैं, तो इन्हें फ्लड से डैमेज नहीं होगा, ये डैमेज होने की कम आशंका है। इसीलिए नदियों और खड्डों की चैनलाइजेशन की जाती है, तटीकरण किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारी इंडिया में ही एक नदी है जिसकी चैनलाइजेशन की गई है, तटीयकरण किया गया है। और ये आप इमेज देख सकते हैं चैनलाइजेशन करने से पहले, तटीयकरण करने से पहले, कि कितने एरिया में ये नदी फैली हुई है। और उसके बाद आप देख सकते हैं जब इसकी चैनलाइजेशन की गई तो इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी भी इंक्रीज हो गई इस नदी की। और अब जो इसका एरिया है वो डिक्रीज हो गया है और यहाँ पे जो हैबिटेट है वो भी अब सुरक्षित हो चुका है। इसीलिए नदियों और खड्डों की तटीकरण की जाता है। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट कोविड 19 आयुष हॉस्पिटल, देश का पहला कोविड 19 आयुष चिकित्सालय। तो इसे कहाँ खोला गया है? तो इसे खोला गया है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के नाहन में। पूरे भारत का पहला कोविड 19 आयुष हॉस्पिटल खोला गया है। आप देख सकते हैं यहाँ इसकी इमेज, ये वो भारत का पहला कोविड 19 आयुष हॉस्पिटल है जिसे सिरमौर के नाहन में खोला गया है। और इस हॉस्पिटल में जो भी संक्रमित और असिम्टोमेटिक लोग हैं उनका इलाज आयुष पद्धति से किया जाएगा। आयुर्वेदा, योगा, प्राणायाम, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा से इनका इलाज किया जाएगा। और उसके साथ ही आयुष काढ़े के इस्तेमाल से इन लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे भी बढ़ाया जाएगा। इसीलिए इस हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। और इस हॉस्पिटल का अभी रिसेंटली शुभारंभ किया गया था और इसका शुभारंभ किया गया था 14 अगस्त को। और जो हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं और साथ में आयुर्वेदिक मिनिस्टर हैं हमारे राजीव सैजल, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेशन की गई। आप देख सकते हैं इमेज में, ये हैं राजीव सैजल जो कि हिमाचल प्रदेश के आयुर्वेदा, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो है कसौली, जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगर हम डिस्कस करें आयुष के बारे में तो आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी।
और अगर हम डिस्कस करें जो हमारे मिनिस्टर हैं आयुष मिनिस्ट्री के, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है, वो हैं श्रीपद यसो नायक। आप देख सकते हैं इमेज में, ये हैं श्रीपद यसो नायक जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। नेक्स्ट है आशा वर्कर्स। तो इस पेंडेमिक में, कोविड-19 पेंडेमिक में आशा वर्कर्स जो हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, ये काफ़ी न्यूज़ में है। तो इस बार क्यों है न्यूज़ में? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति और इसके अलावा 9 शहरों की जो फ्रंट लाइन आशा वर्कर है, उन्हें लगभग 7,830 एलजी के स्मार्टफ़ोन वितरित किए। और ये क्यों किए गए? ताकि ये लोगों को जल्दी से असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की कर सके, और इसके साथ ही जो हमारा डिजिटल इनोवेशन का लक्ष्य है उसे भी बढ़ाया जा सके। इसीलिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आशा वर्कर्स को एलजी के स्मार्टफोन वितरित किए। अगर हम डिस्कस करें आशा वर्कर्स के बारे में, तो इसकी फुल फॉर्म है अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, और ये एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं। और इन्हें नेचुरल रूरल हेल्थ जो मिशन है हमारा, उसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा स्थापित किया गया था। और इस मिशन की शुरुआत की गई थी वर्ष 2005 में, और वर्ष 2012 में इसे फुली इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल प्रोवाइड लोन टू बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स। तो हिमाचल प्रदेश सरकार जो पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी हैं उन्हें ऋण देगी। अगर डिस्कस करें हम इस लोन के बारे में, इस एजुकेशन लोन के बारे में, तो ये दिया जाएगा उन पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को जो कि हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, और 15 से 20 लाख तक का ऋण उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कोई भी पिछड़ा वर्ग का स्टूडेंट, बैकवर्ड क्लासेस का स्टूडेंट, अगर भारत में ही मान्यता प्राप्त संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है, तो उसे 15 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। और अगर वही विद्यार्थी अगर विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तो उसे 20 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। अगर हम डिस्कस करें ऋण के बारे में कि कितनी प्रतिशत ब्याज दर पे दिया जाएगा, तो लड़कों को 4% ब्याज दर पे ऋण दिया जाएगा और लड़कियों को 3.5% ब्याज दर पे ऋण दिया जाएगा। अगर बात करें हम एलिजिबिलिटी की, इसकी पात्रता की, तो जो भी बैकवर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज करना चाहते हैं, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं हायर एजुकेशन में, तो उन्हें प्रवेश परीक्षा में लगभग 50% अंक लेने पड़ेंगे। और उनकी परिवार की सालाना आय 3 लाख या 3 लाख से कम होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल होंगे इस ऋण के लिए। और इन सब की इंफॉर्मेशन शेयर की गई जो हमारे उच्च शिक्षा निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं हायर एजुकेशन के, डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा, उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई। आप देख सकते हैं इमेज में, ये हैं डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा जो कि डायरेक्टर हैं हमारी हायर एजुकेशन के हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट है रिहाली फेयर। तो रिहाली फेयर क्यों है न्यूज़ में? तो इस वर्ष जितने भी फेयर हैं, फेस्टिवल हैं, कोविड-19 की वजह से सभी स्थगित कर दिए गए, और उसी प्रकार ही जो हमारा रिहाली फेयर है उसे भी स्थगित कर दिया गया। सिर्फ जो पारंपरिक मूल्यांकन है, पारंपरिक जो हमारी रीति रिवाज हैं, उन्हें ही सिर्फ दोहराया गया, उन्हें ही सिर्फ प्रस्तुत किया गया। तो अगर हम बात करें रिहाली फेयर के बारे में, तो ये मेला शिमला डिस्ट्रिक्ट के थियो के सांबर में हर वर्ष लगता है, और जो वहाँ पे पोटैटो ग्राउंड है वहाँ पे इसे हर वर्ष आयोजित किया जाता है। और हर वर्ष ये 15 और 16 अगस्त को आयोजित किया जाता है, और देश को आज़ादी मिलने पर इसे शुरू किया गया था। और वहाँ की लोकल डाइटी हैं, देवी हैं माता कामाक्षा, उनके लिए ये डेडिकेटेड है रिहाली फेयर। और इस मेले की एक खास बात है, यहाँ पे एक ठोड़ा डांस भी प्रस्तुत किया जाता है, जिसका जो ओरिजिन है वो महाभारत से लिया जाता है। अगर हम डिस्कस करें ठोड़ा डांस के बारे में, तो ये एक आर्चरी गेम है, धनुष और बाण की गेम है, जिसमें कि दो टीम्स बनाई जाती हैं। एक टीम को पाशा कहते हैं, दूसरी टीम को सथा कहते हैं। पाशा उस टीम को कहते हैं जो कि खुद को पांडवों के वंशज समझते हैं, और सठा उस टीम को कहते हैं जो कि कौरवों के वंशज खुद को समझते हैं। और सठा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मानते थे कि कौरव 100 नहीं थे, कौरव 60 थे, इसीलिए इन्हें सठा कहते हैं। तो इस गेम में दो टीम्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज में दो टीम्स बनाई गई हैं, और इन दोनों टीम्स में ये दोनों ही टीम्स एक दूसरे को धनुष बाण से तीर लगाते हैं, और दूसरी टीम यहाँ पे डांस करती है, डांसिंग स्टेप्स करती रहती है, और यहाँ पे डांसिंग ह्यूमन को टारगेट बनाया जाता है। इसीलिए ये ठोड़ा डांस काफ़ी फेमस है, और इसका जो ओरिजिन है ये महाभारत से लिया गया है। नेक्स्ट है
प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत जो भी आंकड़े हैं उन्हें जारी किया है। तो आंकड़े डिस्कस करने से पहले हम इस योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के बारे में। तो इस योजना के अंतर्गत जो हिमाचल प्रदेश के किसान हैं उन्हें प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक किया जाता है इस योजना के अंतर्गत। और इस योजना के अंतर्गत जो हिमाचल प्रदेश सरकार के किसान हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे किसान प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। और जो हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक हमने किसानों की आय को दोगुना करना है, उन लक्ष्यों की तरफ हम अच्छे से बढ़ोतरी कर सकते हैं और उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। अगर बात की जाए इस योजना के मुख्य लक्ष्य की, तो खेतों में रसायन का उपयोग कम करना, खेतों में आवश्यक लागत को कम करना, जो भी ज़ीरो बजट फार्मिंग है उसको बढ़ावा देना, शून्य लागत खेती को बढ़ावा देना और किसानों की जो वार्षिक आय है उसमें भी वृद्धि करना, ये मुख्य लक्ष्य रखे गए हैं प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत। और इस योजना के अंतर्गत कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। तो अगर सामूहिक रूप से खेती करना चाहते हैं, कोई नेचुरल फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उन्हें खेतों में प्लॉट प्रदर्शन लगवाया जाता है। खेतों में जो फार्म स्कूल का आयोजन किया जाता है, विभिन्न स्तरों पर भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, पंचायत स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाता है। अगर कोई इंडिविजुअल बेसिस पे ही नेचुरल फार्मिंग करना चाहता है, जीरो बजट फार्मिंग करना चाहता है, तो उसके लिए भी कार्यशालाएं लगाई जाती हैं। तो इसके अंतर्गत देशी गाय खरीदने के लिए 50% या फिर 25,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है भारत सरकार द्वारा, हिमाचल सरकार द्वारा। और देसी गाय की गौशाला के लिए 80% या फिर 8,000 रुपए का अनुदान भी दिया जाता है। और भंडारण के लिए 10,000 रुपए का अनुदान रखा गया है। और उसके साथ ही किसानों को प्राकृतिक खेती में प्रयोग होने वाले जो भी घोल हैं, जो भी रसायन हैं, उनको सस्ते दामों पर उन्हें उपलब्ध करवाया जाता है। प्राकृतिक खेती द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए जो भी निकटतम जो भी सेंटर हैं वहाँ पे उनकी पंजीकरण की जाती है, रजिस्ट्रेशन की जाती है, ताकि उनकी जो फसल है उसको भी अच्छे से बेच सकें और उन्हें भी, किसानों को भी मुनाफा हो। तो ये थी हमारी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। अब हम डिस्कस करेंगे जो भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं इस योजना के अंतर्गत। तो हिमाचल प्रदेश में कुल 3,226 पंचायतों में 2,934 पंचायतों के किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, जीरो बजट फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं। और वर्ष 2022 तक प्रदेश के 9,61,000 किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ये आंकड़ा काफी महत्वपूर्ण है। 9,61,000 जो आंकड़ा है, इन किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया जाएगा वर्ष 2022 तक। और जो हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है, उसे भी ध्यान में रखा जा रहा है। और ये भी बताया गया है कि प्रदेश की जो 67% आबादी है वो कृषि पर निर्भर करती है और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके साथ ही सरकार ने प्राकृतिक खेती के लिए 72,193 किसानों को प्रशिक्षित किया है, उन्हें ट्रेनिंग दी है। ये आंकड़े जारी किए गए हैं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। और वर्ष 2018-19 के बजट के दौरान जो हमारी नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है, उसके प्रोत्साहन के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। और राज्य सरकार 2022 तक कृषि आय को दोगुना करने के लिए जो हमारी नेचुरल फार्मिंग है उसको बढ़ावा दे रही है। तो ये जो भी आंकड़े हैं ये जारी किए गए हैं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना के अंतर्गत। तो ये थी हमारी डिस्कशन। रिवाइज करते हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हम डिस्कस किया चैनलाइजेशन ऑफ रिवर के बारे में, नदियों और खड्डों के तटीयकरण के बारे में। नंबर सेकंड हमने डिस्कस किया देश का पहला कोविड-19 आयुष चिकित्सालय जो कि सिरमौर के नाहन में बनाया गया है। नंबर थर्ड हमने डिस्कस किया आशा वर्कर्स के बारे में। क्यों थे न्यूज़ में? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो फ्रंटलाइन आशा वर्कर्स हैं उन्हें एलजी के स्मार्टफोन वितरित किए। नंबर फोर्थ हमने डिस्कस किया एजुकेशन लोन के बारे में जो कि बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे हायर एजुकेशन के लिए 15 से 20 लाख तक। और नंबर फिफ्थ हमने डिस्कस किया रिहाली फेयर के बारे में जो कि शिमला के ठियोग में लगता है हर वर्ष। और एंड में हमने डिस्कस किया प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के बारे में जिसके की ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन इज जल शक्ति मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश महेंद्र सिंह हैज अनाउंस्ड द चैनलाइजेशन ऑफ हाउ मेनी रिवर्स। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह द्वारा कितनी नदियों के तटीयकरण की घोषणा की गई है? तो ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं और आपके पास 5 सेकंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब।
आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 5। तो हिमाचल प्रदेश के जो जल शक्ति मंत्री हैं महेंद्र सिंह, उनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि हिमाचल प्रदेश की 5 नदियों का तटीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट इज, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 आयुष हॉस्पिटल हैज बीन ओपन्ड। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में भारत का प्रथम कोविड-19 आयुष चिकित्सालय खोला गया है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिरमौर। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के नाहन में भारत का प्रथम कोविड-19 आयुष चिकित्सालय खोला गया है। नेक्स्ट इज, हु इज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन हैं। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राजीव सैजल। तो हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं राजीव सैजल। नेक्स्ट इज, चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड स्मार्टफोन टू आशा वर्कर्स ऑफ विच कंपनी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा आशा वर्कर्स को कौन सी कंपनी के स्मार्टफोन वितरित किए गए। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एलजी। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आशा वर्कर्स को एलजी के स्मार्टफोन वितरित किए। नेक्स्ट इज, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल प्रोवाइड लोन फॉर हायर एजुकेशन टू विच स्टूडेंट्स। हिमाचल प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा के लिए कौन से छात्रों को ऋण प्रदान करेगी। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बैकवर्ड क्लासेस। तो बैकवर्ड क्लासेस के जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा के लिए ऋण प्रदान करेगी। नेक्स्ट इज, हु इज द डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक कौन हैं। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा। तो ये डायरेक्टर हैं हिमाचल प्रदेश के हायर एजुकेशन के, उच्च शिक्षा के निदेशक हैं। नेक्स्ट इज, रिहाली फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच एरिया ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। शिमला जिले के कौन से क्षेत्र में रिहाली मेले का आयोजन किया जाता है। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस और आपके पास 5 सेकंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ठियोग। तो रिहाली मेला हर वर्ष शिमला डिस्ट्रिक्ट के ठियोग में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट इज, ठोड़ा नृत्य का उद्गम कौन से प्राचीन घटनाक्रम से माना जाता है। द ओरिजिन ऑफ ठोड़ा डांस ट्रेसिस फ्रॉम विच एंशियंट इवेंट। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महाभारत। तो जो ठोड़ा डांस है, ठोड़ा नृत्य है, इसका उद्गम महाभारत से माना जाता है। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी फार्मर फैमिलीज विल बी ब्रॉट अंडर नेचुरल फार्मिंग बाय द ईयर 2022। वर्ष 2022 तक हिमाचल प्रदेश के कितने किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया जाएगा। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 9,61,000 किसान परिवारों को वर्ष 2022 तक नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय विच ईयर। सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य कौन से वर्ष तक रखा गया है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब।
आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो वर्ष 2022 तक सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ पे भी आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।